हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फिजिक्स विद रॉबिन खंडेलवाल में। तो बच्चों, हमने एनसीईआरटी के हिसाब से फिजिक्स में जो आपका फर्स्ट पोर्शन है, यूनिट फर्स्ट हमने स्टार्ट किया। उसमें पहला चैप्टर हमने स्टार्ट करा है, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, विद्युत आवेश एवं क्षेत्र हम पढ़ चुके हैं। तो बच्चों, हमने लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था विद्युत आवेश। तो एक बार थोड़ा इसको अपन रिव्यू कर लेते हैं कि हमने क्या सीखा है अभी तक। इलेक्ट्रिक चार्ज तो हमने सीखा था अपने लास्ट वीडियो में, कल की क्लास हमने सीखा था कि विद्युत आवेश क्या होता है। तो हमने पढ़ा था कि विद्युत आवेश एक गुणधर्म है, एक प्रॉपर्टी है। जैसे द्रव्यमान गुणधर्म होता है किसी भी पदार्थ का, ऐसे ही आवेश पदार्थ का एक गुणधर्म है, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ठीक है, द्रव्यमान एक गुणधर्म है, ऐसे आवेश में गुणधर्म है। इसका मतलब ये नहीं है कि आवेश द्रव्यमान के जैसा है, कि जो आवेश का बिहेवियर है वो द्रव्यमान के बिहेवियर जैसा है। दोनों अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं, अलग अलग गुणधर्म हैं पदार्थ के। तो हमने देखा था कि आवेश एक ऐसा गुणधर्म है किसी भी पदार्थ का जिसके कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो सकता है। कैपिटल ई वेक्टर का मतलब विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो सकता है, कैपिटल बी वेक्टर, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी हो सकता है, यानी विद्युत चुंबकीय विकिरणों का उत्सर्जन भी हो सकता है। ठीक है, तो हमने पढ़ा था, हमने देखा था कि अगर हमारे पास कोई आवेश है और वो स्थिर है, स्टैटिक चार्ज है, आवेश कैसा है? स्थिर है। स्थिर का मतलब क्या होगा कि इसका जो वेग है, इसकी जो वेलोसिटी है वो जीरो है, शून्य वेग है। तो हमें देखा था कि स्थिर आवेश के कारण केवल क्या जनरेट होगा? विद्युत क्षेत्र जनरेट होगा। अगर मान लो हमारा जो आवेश है वो गतिशील हो गया, अब गतिशील होगा तो इसमें कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। अब ये जो वेग है वो नियत है, अगर ये नियत वेग से गतिशील हो तो इस नियत वेग से गतिशील होगा तो विद्युत क्षेत्र भी बनेगा और चुंबकीय क्षेत्र भी बनेगा। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनेगा और मैग्नेटिक फील्ड भी बनेगा, विद्युत क्षेत्र भी बनेगा और चुंबकीय क्षेत्र भी बनेगा। हमने ये भी सीखा था कि अगर हमारा चार्ज एक्सीलरेट हो जाए, यानी इसकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट नहीं हो, इसका वेग नियत नहीं हो, यानी ये त्वरित आवेश हो। ये कैसा आवेश हो? त्वरित आवेश हो। तो इसके कारण क्या होगा? इसके कारण विद्युत क्षेत्र भी बनेगा, चुंबकीय क्षेत्र भी बनेगा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी होगा, विद्युत चुंबकीय विकिरणों का भी उत्सर्जन होगा। ठीक है बच्चों, ये हमने सीख लिया था विद्युत आवेश में। ठीक है, तो चलो आज हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों, हम एनसीईआरटी के हिसाब से पढ़ रहे हैं, तो उन्हीं जो सीक्वेंशियल आपके जो टॉपिक एनसीईआरटी के हिसाब से है उसी तरह मैं चल रहा हूँ। ठीक है, तो पहला आपका टॉपिक हो गया था विद्युत आवेश। अब इसमें हम आगे बढ़े। ठीक है, विद्युत आवेश में हम आगे चल रहे हैं। तो चलो हम आज का टॉपिक लिख लें। चैप्टर देखो फर्स्ट चल रहा है आपका, चैप्टर नंबर फर्स्ट, कंटिन्यू। क्लियर है? एनसीईआरटी बेस हम पढ़ रहे हैं। ओके, तो आज का टॉपिक हम क्या ले रहे हैं? विद्युत आवेश में ही है, इसको अपन एक सब टॉपिक मान के पढ़ें, इस तरह हेडिंग डाल लेंगे। तो आज हम पढ़ते हैं धन तथा ऋणावेश, धन तथा ऋणावेश। ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं? धन तथा ऋणावेश, विद्युत आवेश में ही हमारा एक सब टॉपिक है, धन तथा ऋणावेश। ओके, यानी पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। धन तथा ऋणावेश यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, इसके बारे में हम बात करें। तो देखो, वैसे जनरली आप साइंस में पढ़ते आए हो, अपनी पिछली क्लासों में आपने पढ़ा हुआ है, आप समझते हो। साइंस में आपने सीखा है कि भाई आवेश, आपको पता लग रहा है इससे कि एक तो पॉजिटिव चार्ज होता है, इसका मतलब पॉजिटिव है प्लस, और एक नेगेटिव चार्ज होता है, इसका मतलब है माइनस। तो इसको समझ लेते हैं प्लस माइनस कैसे होता है। आवेश क्लियर दिख रहा है कि दो प्रकार के होते हैं, आवेश
दो प्रकार के होते हैं, तीसरी प्रकार का इस नेचर में कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो आवेश दो प्रकार के कैसे पता लगेगा हमें कि सर आवेश दो प्रकार के होते हैं? फर्स्ट वन इज पॉजिटिव चार्ज एंड सेकेंड वन इज नेगेटिव चार्ज। एक धन आवेश और दूसरा ऋण आवेश। तो देखें इसको। ओके, तो बच्चों कल हमने जैसे बात की थी कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, तो वो क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपसे कहा कि मान लो ये कोई इलेक्ट्रॉन है और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है और ये मान लो r डिस्टेंस है इनके बीच में, तो इनके बीच में मान लो फोर्स लग रहा है। ठीक है, इनके बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है। ये मेरा है विद्युत बल। ठीक है, तो हमें पता है ये जो वैद्युत बल होगा, पढ़ेंगे अपन आगे कूलाम के नियम में, ये जो वैद्युत बल होगा ये कैसा बल होगा? प्रतिकर्षण बल होगा। कैसा बल होगा बच्चों? ये प्रतिकर्षण बल होगा। क्लियर है? ओके, ऐसे ही ठीक है, ये मेरे इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्या है ये? इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे मान लो मैंने दो प्रोटॉन लिए, मान लो E+, इसको मैं शो कर देता हूं, प्रोटॉन E+ प्लस E चार्ज, ये मेरा प्रोटॉन है। तो बच्चों प्रोटॉन है तो दोनों प्रोटॉन्स हमारे पास हैं, तो इनके बीच में भी एक वैद्युत बल लगेगा। ठीक है, आवेश के कारण पढ़ा था कल हमने, दोनों इलेक्ट्रॉन्स के बीच में वैद्युत बल लग रहा है। आवेश के कारण प्रतिकर्षण बल, दोनों पर सेम चार्ज है और दोनों प्रोटॉनों पर भी समान वैद्युत बल लग रहा है। और इसकी जो प्रकृति है, इसका जो नेचर है, वो भी कैसा होगा? वो भी होगा प्रतिकर्षण प्रकृति का। कैसा होगा बच्चों? प्रतिकर्षण प्रकृति का होगा। ठीक है बच्चों, हमें पता है कि अगर मैं इलेक्ट्रॉन के चार्ज की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? आपको पता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलाम इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है। बच्चों मैं प्रोटॉन की बात करूं तो हमें बिल्कुल पता है कि प्रोटॉन पर भी जो चार्ज होता है वो भी इतना ही होता है, 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है बच्चों, तो हमें अगर मैं आपसे कहूं कि दोनों इलेक्ट्रॉन हैं और दोनों प्रोटॉन हैं, दोनों के बीच में डिस्टेंस भी सेम है, दूरी भी दोनों बराबर है, दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच में भी दूरी r है, दोनों प्रोटॉनों के बीच में भी दूरी r है, तो दोनों पर समान वैद्युत बल लगता है। बल कैसा लगता है? समान। तो बच्चों ये भी प्रतिकर्षण बल है और ये भी कैसा है? प्रतिकर्षण बल। लेकिन सपोज करो अगर मैं एक तो लेता हूं इलेक्ट्रॉन इन द सेंस -e, और सेम डिस्टेंस में मान रहा हूं r, और दूसरा पार्टिकल मैं ले रहा हूं प्रोटॉन, और इस पर चार्ज कितना बच्चों? +e। ठीक है ना? ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है? बताना कमेंट करके। तो एक इलेक्ट्रॉन मैं ले रहा हूं -e, एक प्रोटॉन मैं ले रहा हूं +e। तो अब देखो चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, यानी इन आवेशों का सबका परिमाण कितना है? E। इलेक्ट्रॉन हो चाहे प्रोटॉन हो, सभी का जो आवेशों का परिमाण होगा E इन द सेंस 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है भाई, चाहे ये दो चार्ज हो, दो इलेक्ट्रॉन हो, दो प्रोटॉन हो, या फिर एक इलेक्ट्रॉन हो एक प्रोटॉन हो, तो इसका मैग्नीट्यूड भी E है और इसका मैग्नीट्यूड भी कितना है? E। डिस्टेंस सेम है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ जो वैद्युत बल लगेगा वो इनके जैसे ही होगा, यानी परिमाण में समान होगा। जो मैग्नीट्यूड है, जो संख्यात्मक मान है, जो स्ट्रेंथ है, जो ताकत है, किस ताकत से, किस बल से, किस फोर्स से आकर्षित करेगा, ये प्रतिकर्षित करेगा, तो परिमाण तो समान होगा। तो अभी आपने सुना मेरे मुंह से, मैंने क्या बोला? आकर्षित करेगा, यानी इसका जो नेचर होगा वो प्रकृति अब प्रतिकर्षण ना होकर वो कैसी होगी? वो आकर्षण होगी, यानी हम आकर्षण प्रकृति लिख दें। अगर एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन हम पास में रखें, बिल्कुल सेम डिस्टेंस पर, जो दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच में थी, दोनों प्रोटॉनों के बीच में थी, तो बल तो समान लग रहा है। बल समान क्यों लग रहा है?
क्योंकि दोनों का चार्ज बराबर है, दोनों का आवेश कैसा है बच्चों, बराबर है। लेकिन इस बल का नेचर है ना वो अलग है। मतलब ये तो दूर जाएंगे प्रतिकर्षण बल है, और ये पास आएंगे ये आकर्षण बल है। बल की ताकत बराबर है, बल की स्ट्रेंथ, बल की शक्ति, सामर्थ्य बराबर है, लेकिन बल की जो प्रकृति है वो कैसी है, आकर्षण है। तो इसी से फिर समझा गया कि भाई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पर चार्ज का परिमाण तो समान है, लेकिन उनका नेचर अलग अलग होना चाहिए। नेचर क्या होना चाहिए, अलग अलग, तभी तो हम आगे डिफाइन कर पाएंगे। हम आगे जो घटनाएं हैं, जो फिनोमिनाज हैं, जो सिद्धांत हैं, उनको समझने के लिए चार्ज को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। एक कैटेगरी जो प्रोटॉन पर होगा और दूसरी कैटेगरी जो इलेक्ट्रॉन पर होगा। क्लियर है ना? कैसे बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में जो वैद्युत बल लगता है, जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है, उसका परिमाण तो कैसा होता है, समान होता है, लेकिन उसकी प्रकृति कैसी हो रही है, आकर्षण हो रही है। तो हमें अलग देखना पड़ेगा कि यहाँ कुछ चार्ज का नेचर अलग है और यहाँ कुछ चार्ज का नेचर अलग है। तो 1750 की बात है, एक आपकी की तरह वैज्ञानिक थे बेंजामिन फ्रैंकलिन। क्या नाम था बच्चों? बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो उन्होंने बताया कि भाई आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक को बोल दिया धन आवेश और दूसरे को क्या बोल दिया, ऋण आवेश। ठीक है ना? तो बेटा ये देखो पूरा कन्वेंशन है, पूरा माना हुआ है। एक परिपाटी जो हम जैसे हम बोलते हैं कि धारा जो है वो बैटरी के प्लस सिरे से ऋणात्मक सिरे की तरफ जा रही है, तो परिपाटी है, परंपरा चली आ रही है। तो बिल्कुल वैसे ही बेंजामिन फ्रैंकलिन आवेश दो प्रकार के हुए ये बताया। तो एक तो वो आवेश है जो प्रोटॉन पर होता है और एक वो आवेश है जो किस पे होता है, इलेक्ट्रॉन पे होता है। तो ये हमने मान लिया कि जो प्रोटॉन पर है वो तो पॉजिटिव चार्ज है और जो बच्चों इलेक्ट्रॉन पर है वो कैसा चार्ज है, वो नेगेटिव चार्ज है। प्रोटॉन पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन कैसा मान रहे हैं, नेगेटिव मान रहे हैं। ठीक है? ये प्योरली कन्वेंशन है, यानी ये माना हुआ है। क्लियर है ना? मतलब सब लॉजिक नहीं है कि प्रोटॉन पॉजिटिव क्यों है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव क्यों है, ये हमने माना हुआ है। कन्वेंशन है, चिन्ह परिपाटी एक तरीके से, जैसे अपन लेंस और दर्पण में पढ़ते हैं, तो ऐसे हमने मान लिया कि सब प्रोटॉन तो पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव होता है। क्लियर है? तो हमने आवेश की प्रकृति के बारे में बात करी कि आवेश दो प्रकार का होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और दूसरा क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो तीसरे प्रकार का कोई भी आवेश नहीं होता है। ये बात जो बताई थी बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताई थी 1750 में। ठीक है? तो ये क्लियर हो गया बात। तो बताइए इसमें कोई समस्या हो तो आपको बताना कमेंट करके। तो ऐसे सिंपल है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है कि एक तो होता है धन आवेश और दूसरा क्या होता है, ऋण आवेश। ठीक है? तो अब देखो हम और भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। धन तथा ऋण आवेश के बारे में ये तो एक एग्जाम्पल हो गया समझने के लिए, और अपन सोचे इसके बारे में। तो देखिए सपोज करो बच्चों में एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। मान लो मैंने एक कांच की छड़ ली, कांच की छड़, गिलास रोड। ठीक है? और मैंने बच्चा क्या करा, इसको रेशम से रगड़ दिया, सिल्क। रेशम मतलब सिल्क जो होता है, सिल्क का कपड़ा होता है ना। तो कांच के छड़ को मैंने किससे रगड़ दिया, रेशम से रगड़ दिया। यानी क्या हो गया, घर्षण हो गया। रगड़ने का मतलब क्या होता है, घर्षण, फ्रिक्शन। कांच के छड़ को रेशम से रगड़ा, घर्षण हो गया। क्लियर है? ओके। और सपोज करो दूसरी जो मैं छड़ ले रहा हूं वो ले रहा हूं एबोनाइट की छड़। ठीक है? पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के लिए हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो कांच की छड़ को मैंने रेशम से रगड़ दिया। क्लियर है? और एबोनाइट की छड़ को मैंने फर से रगड़ दिया बच्चों, फर। ठीक है? फर बोल दो या चर्म बोल देते हैं, यानी कैट स्किन, बिल्ली की खाल। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा, घर्षण हुआ, और एबोनाइट की छड़ को फर से रगड़ा, यानी इनके बीच में हमने क्या करा दिया, घर्षण करा दिया। ठीक है बच्चों?
तो हम कैसे पता लगाएं कि भाई अलग अलग चार्ज हैं? तो हमने सिंपली क्या करा, एक यहाँ आधार लिया, एक डोरी ली, और सपोज करो मैंने कांच की छड़ को ऐसे लटका दिया, ठीक है, कांच की छड़ को लटका दिया। सपोज करो मैंने मान लिया कि रगड़ने के बाद, घर्षण के बाद कांच की छड़ तो क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है, और रेशम की छड़ क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। रेशम का जो कपड़ा है वो क्या हो जाता है, नेगेटिव, ठीक है। छड़ हो गई पॉजिटिव, रेशम क्या हो गया, नेगेटिव। आगे बढ़ेंगे कैसे हुआ, अभी मैं मान के चल रहा हूं कि कांच की छड़ है वो कैसी हो गई, पॉजिटिव हो गई। अब मैं मान लो ये तो इसको लटका दिया, दूसरी कांच की छड़ को इसके पास लेके आया, जो भी कैसी है, पॉजिटिव है, रेशम से रगड़ी हुई है। तो देखा गया ये तो हमारे हाथ में है, तो इसके पास इसको ऐसे लेके आएंगे तो देखा गया कि भाई ये से दूर जा रही है, दूर जा रही है, इसका मतलब दोनों के बीच में क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण हो रहा है। दोनों के बीच में क्या हो रहा है बच्चों, प्रतिकर्षण, ठीक है। सेम एक्सपेरिमेंट हमने ऐसे क्या करा, देखो वही हमने एक डोरी ली, क्लियर है, और यहां मान लो हमने अब एबोनाइट की छड़ ली, ये मान लो एबोनाइट की छड़ है, दूसरी छड़ को मैं लेके आया तो भाई ये भी दूर जा रही है, ठीक है। और तीसरा मैंने क्या करा, एक तो मैं ले रहा हूं कांच की छड़, ठीक है, ये दोनों छड़ें कैसी हैं, एबोनाइट की हैं। एबोनाइट को हिंदी में बोलते हैं आबनूस, क्या बोलते हैं, आबनूस, आबनूस, ठीक है। अब बच्चों मैं क्या कर रहा हूं, तीसरे एक्सपेरिमेंट में कांच की छड़ है, मतलब ये तो मेरी कांच की छड़ है, ठीक है, और इसके पास में एबोनाइट की छड़ को लेके आ रहा हूं। कांच की छड़ रेशम से रगड़ी हुई है, और ये जो एबोनाइट की छड़ है वो लिखा हुआ है बिल्ली की खाल से रगड़ी हुई है। तो देखा गया कि अब ये इसके पास आ रही है, यानी कि बीच में क्या हो रहा है, आकर्षण हो रहा है। क्या हो रहा है क्या बच्चों, बीच में आकर्षण। तो एबोनाइट की छड़ है, नेगेटिव है, ऐसे पॉजिटिव, और ये एबोनाइट की छड़ क्या हो गया बच्चों, नेगेटिव। आई कुछ बात समझ में। कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा, ये दोनों कांच की छड़ें हैं, दोनों कांच की छड़ें, देखो कांच की छड़ ये किससे रगड़ी हुई है, ये रेशम से रगड़ी हुई है, रेशम से रगड़ी हुई, ठीक है। ऐसे एबोनाइट की छड़ है, चर्म से रगड़ी हुई। तो यहां भी हम देख रहे हैं कि भाई दो तरह के चार्ज हैं, एक तो प्रतिकर्षण हो रहा है, इसमें प्रतिकर्षण हुआ, इस एबोनाइट की छड़ में भी क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण हो रहा है। और लेकिन वहां पर जो एक कांच की छड़ ऊपर वाली और जो मैं नीचे वाली लेके आ रहा हूं, मान लो किसको लेके आ रहा हूं, एबोनाइट को लेके आ रहा हूं, तो वहां पे क्या हो रहा है, वहां आकर्षण हो रहा है। थर्ड वाले केस में क्या हो रहा है, आकर्षण हो रहा है। एक कांच की छड़ है जो हमने धागे से लटका रखी है, और एबोनाइट की छड़ को हम इस एबोनाइट की छड़ को इसके पास लेके आ रहे हैं, यहाँ आकर्षण हो रहा है। तो इसीलिए हमने मानना पड़ा कि भाई एक तो प्रतिकर्षण है और एक आकर्षण है, तो दो टाइप्स हैं चार्ज के, एक तो पॉजिटिव और दूसरा क्या बच्चों, नेगेटिव है, ठीक है। क्लियर है, बात समझ में आ गई। तो ये हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, ठीक है। धन तथा ऋणावेश, तो इसे आप कैसे लिख सकते हैं, ये हमें आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका समझने के लिए। पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, तो सन 1750 में ये लिखना आपको ऐसे ही, ठीक है ना, कि सन 1750 में एक अमेरिकन वैज्ञानिक था बेंजामिन फ्रैंकलिन, उन्होंने बताया कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक तो धनावेश और दूसरा ऋणावेश। प्रकृति में तीसरी प्रकार का कोई भी आवेश नहीं होता है, ठीक है। तो इसका पता हमें कैसे लगता है कि अगर दो इलेक्ट्रॉन हो या दो प्रोटॉन हो समान डिस्टेंस पर, तो उनके बीच में समान परिमाण का वैद्युत बल और समान प्रकृति का बल लगता है। लेकिन अगर एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन हो तो उनके मध्य लगने वाला जो वैद्युत बल है उसका परिमाण तो समान होता है, लेकिन उसकी प्रकृति आकर्षण प्रकृति होती है। तो इससे पता लगता है कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्रोटॉन पर होता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन पर होता है।
ठीक है, तो हमने मान लिया कि इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है और प्रोटॉन पर धनात्मक आवेश होता है। ठीक है, ऐसे फिर हमने घर्षण के बारे में बात करी कि अगर हम रेशम से रगड़ी हुई दो कांच की छड़ों को पास लाते हैं तो प्रतिकर्षण होता है, चर्म से रगड़ी हुई एबोनाइट की छड़ों को पास लाते हैं तो प्रतिकर्षण होता है, लेकिन रेशम से रगड़ी हुई कांच की छड़ के पास चर्म यानी बिल्ली की खाल से रगड़ी हुई एबोनाइट की छड़ को लेके जाते हैं तो आकर्षण होता है। तो इन प्रयोगों से निष्कर्ष निकलता है कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका धन तथा ऋण आवेश। क्लियर है? ओके, ठीक है ना, आ गया समझ में? कमेंट करके बताना। ओके, अब देखो बच्चों, अगला जो मैं आपका एक टॉपिक ले रहा हूं अपने एनसीईआरटी सिलेबस के हिसाब से, वो टॉपिक है आपका कि विद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी, इलेक्ट्रॉन सिद्धांत, विद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत की मैं बात कर रहा हूं। तो भैया क्या होता है विद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत? तो भैया आपको पता है, क्लियर है बिल्कुल, कि परमाणु जो है, परमाणु की जब हम बात करते हैं तो ये मान लो ये परमाणु हो गया, प्रत्येक पदार्थ किससे मिलकर बना होता है? परमाणु से मिलकर बना होता है। परमाणु का समस्त भार और समस्त धनावेश जहां होता है केंद्रित, उसे हम क्या बोलते हैं? नाभिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? नाभिक, न्यूक्लियस। ठीक है, और हमने माना हुआ है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके अलग अलग कक्षाओं में क्या लगा रहा है? चक्कर लगा रहा है। ठीक है ना, जितना प्रोटॉन पर धनावेश है, प्रोटॉन पर जितना क्या है बच्चों? धनावेश है, उतना ही इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है? ऋणावेश होता है। इसलिए परमाणु जो है वो वैद्युत रूप से कैसा होता है? उदासीन। ये सिंपल सा थ्योरेटिकल टॉपिक है, इसलिए मैं आपको ऐसे बढ़ा रहा हूँ हल्के में। ठीक है ना, परमाणु कैसा होता है? उदासीन होता है। ठीक है, हल्के में नहीं बढ़ा रहा, मजाक कर रहा हूँ। तो परमाणु जो है वो वैद्युत रूप से कैसा होता है? उदासीन होता है। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन उदासीन होता है, प्रोटॉन में धनावेश होता है, उतना ही इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? ऋणावेश होता है। तो परमाणु कैसा होता है? वैद्युत रूप से उदासीन होता है। ठीक है, तो परमाणु वैद्युत रूप से उदासीन है, यानी वो साम्य अवस्था में है। क्लियर है? लेकिन तो इलेक्ट्रॉन सिद्धांत क्या कहता है कि अगर किसी परमाणु में से आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे, इलेक्ट्रॉन को निकालोगे, तो बताओ अब इसमें पहले भी पॉजिटिव था, नेगेटिव था। अगर आपने इलेक्ट्रॉन निकाला तो क्या अब पॉजिटिव नेगेटिव बराबर होंगे? आप इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, यानी आप किसको निकाल रहे हो? नेगेटिव चार्ज को निकाल रहे हो। अब नेगेटिव कम कर रहे हो, नेगेटिव कम करोगे यानी अब पॉजिटिव को बढ़ जाएगा। यहाँ पर पॉजिटिव क्या होगा? बढ़ेगा। नेगेटिव चार्ज को आप निकाल रहे हो, इलेक्ट्रॉन आप निकाल रहे हो, पॉजिटिव क्या होगा? बढ़ेगा। इसका मतलब अब ये जो परमाणु है वो धनावेशित हो जाएगा। वो कैसा हो जाएगा बच्चों? धनावेशित हो जाएगा। ऐसे अगर मान लो कोई परमाणु है जो उदासीन है, हमने इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया, हमने इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, अब इलेक्ट्रॉन दोगे तो क्या बढ़ेगा? नेगेटिव बढ़ेगा, क्योंकि वहां तो पहले जितना पॉजिटिव था उतना नेगेटिव था। इलेक्ट्रॉन देने पर अब क्या बढ़ गया? नेगेटिव बढ़ गया। नेगेटिव बढ़ेगा तो अब ये हमारा परमाणु कैसा हो जाएगा? ये ऋणावेशित हो जाएगा। कैसा हो जाएगा बच्चों? ये ऋणावेशित हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? ऋणावेशित। तो यही छोटा सा विद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत है। तो बिल्कुल समझ में आ चुकी है बात आपको कि इसमें लिखना कैसे आपको मैं बोल देता हूँ। कैसे लिखोगे आप अपने नोटबुक में, अपने नोट्स में? हेडिंग आपका है विद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत।
तो पहले परमाणु की बात करेंगे, उसके बाद ये पॉजिटिव और ये किसकी बात करेंगे, नेगेटिव की बात करेंगे, ठीक है ना। तो कैसे लिखेंगे, हम जानते हैं, क्लियर है भाई कहानी इसी बेटी सी, कि हम जानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ परमाणु से मिलकर बना होता है। परमाणु का समस्त भार और समस्त धनावेश जिस स्थान पर केंद्रित होता है उसे नाभिक कहते हैं। नाभिक में धनावेशित प्रोटॉन और उदासीन न्यूट्रॉन होता है, और नाभिक के चारों ओर भिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। नाभिक का धनावेश इलेक्ट्रॉन के ऋणावेश के बराबर होता है, अतः परमाणु वैद्युत रूप से उदासीन होता है। क्लियर है। तो विद्युत आवेश के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार जब हम किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन ही निकल सकता है, ठीक है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है, थोड़ा हल्का है, प्रोटॉन थोड़ा भारी है, और इस प्रोटॉन पर इस दुनिया का सबसे ताकतवर बल लग रहा है, फोर्स लग रहा है। इसको हमने क्या नाम दिया हुआ है, पढ़ाया था आपको 11वीं में, नाभिकीय बल। तो प्रोटॉन भारी है, प्रोटॉन का निकालना आसान नहीं होता है, और नाभिक में बंधित है, नाभिकीय बल द्वारा बंधित है, इससे इलेक्ट्रॉन ही निकलेगा। तो क्या लिखेंगे कि जब किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन को निकाला जाता है तो परमाणु में ऋणावेश की कमी हो जाती है। ऋणावेश की कमी के कारण वह धनावेशित हो जाता है, ठीक है। इसी प्रकार जब किसी परमाणु को इलेक्ट्रॉन दिया जाता है तो उस परमाणु पर ऋणावेश की वृद्धि हो जाती है, जिससे वो परमाणु जो है वो ऋणावेशित हो जाता है। क्लियर है। तो फिर हम नोट में क्या लिख सकते हैं, नोट में क्या लिखेंगे, ये तो आपकी थ्योरी हो गई टॉपिक की। अब इंपॉर्टेंट बात, नोट में क्या लिख सकते हैं कि जो स्थानांतरण होता है, आवेशन के लिए जो स्थानांतरण होता है वो केवल इलेक्ट्रॉन का होता है। आवेशन के लिए जो स्थानांतरण है वो केवल किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का होता है, प्रोटॉन का नहीं होता है, क्योंकि प्रोटॉन नाभिक में नाभिकीय बल द्वारा बंधित है, अतः वह इलेक्ट्रॉन से भारी है। ठीक है, आपको पता है लगभग 1840 गुना भारी होता है प्रोटॉन, तो भारी को भगाना मुश्किल होता है ना, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से चार्ज कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होता है। क्लियर है। तो ये था आपका विद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी, इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। ठीक है, आगे चलें। ठीक है बच्चों, तो आज हमने पढ़ा धन तथा ऋणावेश और क्या पढ़ा, विद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। ठीक है, ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अगला टॉपिक। तो जैसे आपने लास्ट वीडियो को देखा, समझा, पढ़ा और लाइक किया, तो सेम आप इसे भी लाइक करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप पढ़ते रहिए। थैंक यू।